नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही निजी कहानी है। शीर्षक है इसका साल भर की शादी और एक मैनिफेस्टेड ट्रिप। ये किसी का अपना अनुभव है कि कैसे उन्होंने अपनी शादी की पहली सालगिरह पर एक सपनों की यात्रा को सच कर दिखाया। तो इसमें हम बात करेंगे रिश्तों की, कमिटमेंट की, और कैसे कभी-कभी हमारी जो दिली ख्वाहिशें होती हैं वो हकीकत बन जाती हैं। जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि कैसे एक कपल जो काफी टाइम से साथ था एक मुश्किल दौर से गुजरा, और उसके बाद न सिर्फ उन्होंने शादी की बल्कि एक ऐसी ट्रिप प्लान की जो पहले तो मुमकिन ही नहीं लग रही थी। तो आइए इस अनुभव की गहराइयों में उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या खास है, क्या सीखा जा सकता है इससे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जैसा मैंने कहा एक कपल से। शादी से पहले वो लोग 13 साल साथ थे, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स बताता है शादी उनकी प्रायोरिटी थी ही नहीं कभी। वो लिस्ट में ऊपर नहीं था। शायद वो अपने रिश्ते में वैसे ही खुश थे, उन्हें किसी ठप्पे की जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन फिर जैसा होता है लाइफ में, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया, कोई बड़ी मुश्किल आई उनके रिश्ते में। अब सोर्स ये नहीं बताता कि वो मुश्किल क्या थी, हेल्थ इशू था या कुछ और, पर हाँ, उनके रिश्ते के लिए एक बड़ा इम्तिहान था वो। उस मुश्किल वक्त में उनके पास शायद रास्ते अलग करने का भी ऑप्शन रहा होगा, पर नहीं, उन्होंने साथ रहने का फैसला किया, उस चुनौती को मिलकर फेस करने का। और इसी दौरान उसी मुश्किल से गुजरते हुए उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। लिखने वाले ने इसे कहा है जुनून के साथ एक पवित्र बंधन। 20 अक्टूबर 2023 को कोर्ट मैरिज, और उन्हें लगा कि हाँ, यही सही कदम है इस वक्त। हाँ, ये हिस्सा अपने आप में काफी दिलचस्प है। देखिए, 13 साल ये एक लंबा वक्त होता है, और इतने टाइम शादी ना करना और फिर अचानक एक मुश्किल के टाइम पर शादी का फैसला लेना, ये कुछ कहता है रिश्ते की डायनामिक्स के बारे में। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बाहरी संकट या तो रिश्ते को तोड़ देता है या फिर उसे और मजबूत कर देता है। यहाँ ऐसा लगता है कि उस मुश्किल ने उन्हें एक फॉर्मल कमिटमेंट की तरफ धकेला। शायद एक दूसरे के प्रति अपना जो समर्पण था उसे और पक्का करने का एक तरीका था ये, खासकर तब जब शायद फ्यूचर अनिश्चित लग रहा हो। हम कमिटमेंट थ्योरी में भी ये चीज देखते हैं कि कैसे मुश्किल हालात रिश्तों में इन्वेस्टमेंट और सेटिस्फैक्शन के समीकरण को बदल देते हैं। हाँ, ये पॉइंट सही है। हो सकता है उस मुश्किल ने उन्हें एहसास दिलाया हो कि उनका साथ कितना जरूरी है। खैर, तो शादी तो हो गई, लेकिन जैसा कई नए शादीशुदा जोड़ों के साथ होता है जिनके पास पहले से जिम्मेदारियां हों, वो फौरन हनीमून पर नहीं जा पाए। कहानी में 2 वजहें साफ बताई हैं। एक तो बच्चों की देखभाल का कोई भरोसेमंद इंतजाम नहीं था, और दूसरा उस वक्त उनके पास ट्रिप के लिए उतने पैसे भी नहीं थे। काफी प्रैक्टिकल आम प्रॉब्लम्स थी ये। लेकिन यहाँ पर कहानी लिखने वाले का जो संकल्प है वो सामने आता है। सोर्स बताता है कि उन्होंने मन में ठान लिया था, कुछ भी हो जाए पहली एनिवर्सरी पर विदेश जरूर जाना है। ये सिर्फ एक हवा-हवाई इच्छा नहीं थी, एक पक्का इरादा था। उन्होंने इस बारे में अपने पति से लगातार बात करना शुरू किया, सिर्फ बताने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भी इस आइडिया के लिए मेंटली और इमोशनली तैयार करने के लिए। एक तरह से साझा सपना बनाने की कोशिश थी, और आखिरकार उनके पति भी इस प्लान के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां चीजें थोड़ी रहस्यमयी सी लगती हैं, या जिसे वो मैनिफेस्टेशन कह रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ट्रिप का इरादा ही पक्का नहीं किया, बल्कि जगह भी चुन ली, ताहिती और मुरेया। पूरे 6 दिन। ये कोई ऐसी वैसी छुट्टी नहीं थी। महंगी जगह है, दूर है, अक्सर लोगों की बकेट लिस्ट में होती है ये जगह। और फिर लिखने वाले के मुताबिक जैसे जैसे सालगिरह नजदीक आई, चीजें मानो अपने आप होने लगी, जादू की तरह। प्लान्स आसानी से बनने लगे। जो रुकावटें थी पहले, जैसे पैसों की कमी, बच्चों की देखभाल, उनके हल अचानक मिलने लगे। कहानी में लिखा है, कई मौके खुद ब खुद सामने आते गए, और हमारे पास इस ट्रिप के लिए संसाधनों की कमी बिल्कुल भी नहीं रही। ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत मदद कर रही हो, या जैसा वो कहते हैं, जैसे ब्रह्मांड ने हमारे लिए रास्ता बना दिया हो। हाँ, इस मैनिफेस्टेशन वाले पहलू पर थोड़ा रुकते हैं। देखिए, जब कोई कहता है ब्रह्मांड ने रास्ता बना दिया, तो इसकी कई तरह से व्याख्या की जा सकती है। एक तो है स्पिरिचुअल या विश्वास वाली व्याख्या, जिसे बहुत लोग मानते हैं। लेकिन अगर हम इसे साइकोलॉजिकल नजरिए से देखें तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें नजर आती हैं। पहली बात, गोल सेटिंग थ्योरी। जब आपका लक्ष्य बहुत साफ और मजबूत होता है, जैसे यहाँ ताहिती जाना था, तो आपका दिमाग उन अवसरों के प्रति ज्यादा सजग हो जाता है जो उस लक्ष्य से जुड़े हों। इसे अटेंशनल बायस कह सकते हैं।
आप वो चीजें नोटिस करने लगते हैं जो शायद आप पहले नजरअंदाज कर देते। दूसरी बात, जब आप किसी चीज को लेकर इतने पक्के होते हैं तो आपका काम करने का तरीका बदल जाता है। आप शायद ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा क्रिएटिव तरीके सोचते हैं हल निकालने के, मदद मांगने में कम हिचकिचाते हैं। और तीसरा, कंफर्मेशन बायस भी हो सकता है। जब आप मानते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है तो आप पॉजिटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें अपने विश्वास की पुष्टि मानते हैं, और नेगेटिव बातों को शायद इग्नोर कर देते हैं। तो जो जादू जैसा लग रहा है वो शायद साफ लक्ष्य, बढ़ी हुई जागरूकता, बदले हुए एक्शन और कुछ कॉग्निटिव बायस का मिला जुला असर हो सकता है। ये एक जरूरी विश्लेषण है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सोचने से हो गया, बल्कि उस सोच ने उनके एक्शन और नजरिए को बदला शायद। लेकिन कहानी लिखने वाले का अनुभव तो यही था कि चीजें अचानक से आसान होती गई। क्या ये मुमकिन नहीं कि थोड़ी किस्मत या संयोग का भी हाथ रहा हो? अक्सर होता है लाइफ में, सही टाइमिंग मिल जाती है, सही मौका मिल जाता है। बिल्कुल, संयोग और किस्मत को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। लाइफ में रैंडम चीजें होती हैं, लेकिन साइकोलॉजी ये भी बताती है कि जो लोग खुद को लकी मानते हैं वो अक्सर मौकों के प्रति ज्यादा खुले होते हैं, रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, जिससे उनके लकी होने की संभावना असल में बढ़ जाती है। तो हो सकता है उनका वो पॉजिटिव रवैया और पक्का इरादा उन्हें उन संयोगों का फायदा उठाने के लिए बेहतर पोजीशन में ले आया हो। वो मौके शायद किसी और को दिखते ही नहीं, या वो उनका फायदा नहीं उठा पाते। ये तैयारी और अवसर के मिलने जैसा है। ठीक है, तो ये हुई इरादे और उसके पूरे होने की कहानी। लेकिन इसमें एक और एलिमेंट है जिस पर कहानी में जोर दिया गया है, वो है आभार, ग्रैटिट्यूड। सोर्स में द मैजिक नाम की एक किताब का जिक्र है। क्या आप इस किताब के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ, द मैजिक किताब रोंडा बर्न की है। वो द सीक्रेट के लिए ज्यादा जानी जाती है। ये किताब भी मूलतः लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ही आधारित है, लेकिन इसका मेन फोकस कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड पर है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी बड़ी चीजों के लिए शुक्रगुजार होने से आप और ज्यादा पॉजिटिव चीजों को अपनी तरफ खींचते हैं। किताब में 28 दिनों की एक्सरसाइज दी गई हैं जो पढ़ने वाले को ग्रैटिट्यूड को अपनी आदत बनाने में मदद करती हैं। और वो जो थैंक यू वाली बात है वो इसी का हिस्सा है कि जब कोई इच्छा पूरी हो तो यूनिवर्स या उस शक्ति का गहरा आभार मानना। हाँ, और कहानी लिखने वालों ने भी यही किया। उन्होंने सिर्फ ट्रिप के सच होने पर ही नहीं, बल्कि अपने पति के साथ अपने रिश्ते की मजबूती के लिए भी गहरा आभार जताया है। वो याद करती हैं कि कैसे मुश्किल वक्त के बाद भी उन्होंने हर दिन एक दूसरे को चुना है। ये आभार सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरी जर्नी और साथ के लिए भी है। ये ग्रैटिट्यूड वाला पहलू बहुत जरूरी है, और अब तो इस पर काफी साइंटिफिक रिसर्च भी हो रही है। कृतज्ञता सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, इसके साइकोलॉजिकल और यहाँ तक कि फिजिकल फायदे भी देखे गए हैं। रिसर्च बताती है कि जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, उनमें स्ट्रेस कम होता है, वो ज्यादा आशावादी होते हैं और उनके सोशल रिश्ते भी बेहतर होते हैं। कुछ स्टडीज तो ये भी दिखाती हैं कि ग्रैटिट्यूड हमारे ब्रेन के उन हिस्सों को एक्टिवेट कर सकता है जो इमोशंस और डिसीजन मेकिंग से जुड़े हैं। तो जब कहानी लिखने वाली आभार व्यक्त कर रही है तो ये सिर्फ एक थैंक यू कहने की रस्म नहीं है, ये शायद उनकी मेंटल स्टेट को और पॉजिटिव बना रहा है, जिससे वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए और मजबूत महसूस करती हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बना सकता है। आप आभारी महसूस करते हैं, आप ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, आप मौकों को बेहतर तरीके से देख सकते, बना सकते हैं, आपको और ज्यादा आभारी होने के कारण मिलते हैं। लेकिन क्या इसमें ये खतरा नहीं है कि लोग सिर्फ आभार जताते रहें और जरूरी एक्शन ना लें, या फिर अगर चीजें वैसी ना हो जैसी उम्मीद थी तो वो निराश हो जाएं और आभार को बेकार समझें? ये एक वाजिब चिंता है। देखिए, कृतज्ञता का मतलब आलस या निष्क्रियता तो बिल्कुल नहीं है। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने का टूल है, लेकिन ये मेहनत और प्लानिंग का विकल्प नहीं है। एक बैलेंस्ड नजरिया ये है कि जो आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार हो और जो आप चाहते हैं उसके लिए कोशिश करें। और हाँ, जब चीजें गलत होती हैं, और वो तो होंगी ही, तब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि मुश्किल वक्त में भी छोटी चीजों के लिए आभार ढूंढना रेजिलियंस यानी लचीलापन बनाने में मदद कर सकता है। ये आसान नहीं है, पर प्रैक्टिस से आता है। जरूरी ये है कि ग्रैटिट्यूड को यथार्थवाद मतलब रियलिटी के साथ जोड़ा जाए। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, ये एक पर्सनल जर्नी है,
एक रिश्ते की परीक्षा से शुरू होती है, फिर शादी के रूप में कमिटमेंट आता है, फिर एक बड़ा सपना जन्म लेता है ताहिती ट्रिप का, जिसे पूरा करने में साफ इरादा, शायद कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे बढ़ा हुआ ध्यान और मौके पहचानना, और हो सकता है कुछ संयोग भी मदद करते हैं। और आखिर में ग्रैटिट्यूड की भावना इस पूरे अनुभव को एक गहरा मतलब देती है। इस पूरे चर्चा से हमारे लिए मुख्य टेकअवेज क्या हो सकते हैं? मुझे लगता है पहली बात तो यही कि कैसे मुश्किल हालात भी हमें अनपेक्षित दिशाओं में ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ शादी का फैसला। दूसरी, एक साफ और मजबूत लक्ष्य रखना कितना पावरफुल हो सकता है, न सिर्फ मोटिवेशन के लेवल पर, बल्कि शायद हमारे देखने और काम करने के तरीके को बदलने के लेवल पर भी। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूंगी कि कहानी मैनिफेस्टेशन के आइडिया को छूती है, लेकिन हमें इसे एक बैलेंस्ड नजरिए से देखना चाहिए। ये सिर्फ इच्छा करने का मामला नहीं है, इसमें इरादे की क्लैरिटी, शायद अनजाने में बदले हुए व्यवहार और मौकों को पहचानने की काबिलियत शामिल हो सकती है। और हाँ, ग्रैटिट्यूड का महत्व भी सामने आता है, न सिर्फ रिजल्ट मिलने पर, बल्कि पूरी प्रोसेस के दौरान पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने के लिए। ये शायद हमें उन रिसोर्सेज को देखने में मदद करता है जो हमारे पास पहले से है। सही कहा, ये कहानी सिर्फ एक फैंसी छुट्टी पाने की नहीं लगती, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये इस बारे में है कि कैसे एक जोड़े ने मुश्किल वक्त को पार किया, अपने रिश्ते को मजबूत किया, एक साझा सपना देखा और उसे हकीकत बनाने के लिए, चाहे जाने में या अनजाने में, कई अंदरूनी और बाहरी फैक्टर्स का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, और ये हमें उस अंतिम विचार की तरफ ले जाता है जो सीधे कहानी के अंत से जुड़ा है। लिखने वाली ने 2 सवाल उठाए हैं जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। पहला, आज कोई अपनी कौन सी इच्छा को पूरा करने या मैनिफेस्ट करने के बारे में सोच रहा है? ये हमें अपनी इच्छाओं पर फोकस करने को कहता है। और दूसरा, शायद और भी गहरा सवाल है, क्या इस पल में अभी किसी एक छोटी सी भी चीज के लिए सच्चे दिल से आभार जताना? इस पल के लिए एक बात जरूर सोचें जिसके लिए आप आभार जता सकते हैं। क्या ये सचमुच उन दरवाजों को खोल सकता है जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ग्रैटिट्यूड का एक छोटा सा कॉन्शियस एक्ट हमारी एनर्जी, हमारी सोच और शायद हमारे आसपास की दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन को बदल सकता है, जिससे नई संभावनाएं खुल सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने अनुभव से ही मिलेगा।